सेकेंड पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, द पर्सन हु इज नॉट साउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जो साउंड माइंड नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 12 रीड करता है, अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट if at the time when he makes it he is capable of understanding and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। यानी साउंड माइंड को जो डिफाइन किया है वो ये कहा है कि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कोई पर्सन, उस टाइम पर उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होना चाहिए और वो अपने बारे में एक सही जजमेंट कर पाए। तो ये कहा जाएगा कि वो पर्सन साउंड माइंड है। तो साउंड माइंड की जो कंडीशन है वो ये है कि मतलब जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहे हैं उस टाइम पर साउंड माइंड होना ज़रूरी है। तो इससे ये इन्फर होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से कि ऐसे पर्सन्स जो नॉर्मली अनसाउंड माइंड रहते हैं, मतलब कोई उनको डिजीज़ है जिसकी वजह से वो अनसाउंड माइंड है, लेकिन अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर ट्रीटमेंट बीच में ऐसा पीरियड आता है जब वो साउंड माइंड हो जाते हैं, तो उस ड्यूरेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर अनसाउंड माइंड पर्सन है तो दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे आर साउंड माइंड। ठीक है, और दूसरा है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो यूजुअली साउंड माइंड रहते हैं। दो कैटेगरी हो गई, जो यूजुअली अनसाउंड माइंड होते हैं, ओकेजनली साउंड माइंड होते हैं, और दूसरा हो गया यूजुअली साउंड माइंड रहते हैं, ओकेजनली अनसाउंड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन है वो ड्रंक कर लेता है, तो ड्रंक जब वो ड्रंकन स्टेट में होता है तो वो अनसाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब उनसे रिलेटेड रूल क्या है? A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind। जो ज़्यादातर अनसाउंड माइंड रहते हैं लेकिन कभी कभी साउंड माइंड होते हैं, वो उस ड्यूरेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिस टाइम पे वो साउंड माइंड हो। तो ये उन कैटेगरी की बात हो गई कि जो कोई डिजीज से सफ़र कर रहे हैं मगर बीच में ऐसा इंटरवल आता है कि जब वो साउंड माइंड होते हैं तो उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी वो मैम अगर कैटेगरी। कॉन्ट्रैक्ट मैम हाँ बताओ। हम अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हम साउंड हो गए, बोलने लगे हाँ मैंने तो तो कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं। नहीं तो ये, हाँ प्रूफ तो देखो करना पड़ेगा। अब अगर हम अगेन रिस्क तो रहता है, लेकिन अगर वो इस चीज़ की प्ली कर सकता है, मगर अब देखो बहुत कुछ हम तो ये पढ़ रहे हैं कि क्या चीज़ सही है। ऐसे तो गलत को सही प्रूफ करना तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज राइट एंड, तो अगेन ये बात तो रहेगी कि हाँ प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई अनसाउंड माइंड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा पर्सन भी ये कह सकता है कि ये अनसाउंड था, तो उस टाइम पे उस अनसाउंड माइंड पर्सन को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस टाइम पे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम पे वो साउंड माइंड था। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बताओ। मैम इस फर्स्ट में लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड। तो हाँ, मैम जब भी कोई ड्रिंक करता है तो वो यूजुअली मतलब वो अनसाउंड माइंड रहता है। यूजुअली अनसाउंड माइंड का मतलब ज्यादातर पूरी लाइफ टाइम में ज्यादातर किसी बीमारी की वजह से अगर वो है या बिकॉज ऑफ एज वो अनसाउंड माइंड हो गया है, तो यूजुअली अनसाउंड माइंड उनके लिए यूज हुआ है जो बीमार रहते हैं, जिनको कोई मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से उनका जो माइंड है वो उस तरह से वर्क नहीं करता जैसे कि नॉर्मल इंसान का वर्क करता है, उनके लिए यूजुअली अनसाउंड माइंड वर्ड यूज हुआ है। और वो अपने ट्रीटमेंट के दौरान अगर बीच में साउंड माइंड होते हैं तो उस ड्यूरेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अ पेशेंट इन अ ल्यूनेटिक अजाइलम हु इज एट इंटरवल ऑफ साउंड माइंड में कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स। के बीच में जब साउंड माइंड होता है तो प्रूफ कर सकते हैं, डॉक्टर्स प्रूफ करते हैं, हेल्प करते हैं कि हाँ उस टाइम पे वो साउंड माइंड था। तो अगर इस तरह से किसी इस तरह के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो पॉसिबल हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। तो बस लॉ ये कहता है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड है तो वो तभी कर सकता है जो जब वो साउंड माइंड हो। यूजुअली अनसाउंड माइंड रहता है बट ओकेजनली अगर वो साउंड माइंड हो जाता है तो उस ड्यूरेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड उनके लिए यूज हुआ है जिनको कोई बीमारी है नॉर्मली, और बीच में लेकिन सही पीरियड आता है तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें है कि पर्सन हु इज यूजुअली साउंड माइंड, ज्यादातर साउंड माइंड रहते हैं मगर कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल वही ड्रंकन पर्सन वाला हो गया, या फीवर या बीमार कोई इस तरह का है कि हाई फीवर की वजह से उतने अच्छे से माइंड वर्क नहीं कर रहा है, तो वो फिर ओकेजनली अनसाउंड माइंड हो जाएंगे। तो उनके लिए ये कहा गया है कि जब वो अनसाउंड माइंड है तो कॉन्ट्रैक्ट ना करें। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे not make a contract when he is of unsound mind। तो अगर ड्रंकन पर्सन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रिस्क रहता है, क्योंकि वो आगे चल के प्ली कर सकता है कि हम कॉन्शियस में नहीं थे जिस टाइम पे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ठीक है, तो वो ये प्ली करके कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकता है, ख़त्म करवा सकता है, क्योंकि फिर यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनेगा ही नहीं, फिर वॉइडेबल अग्रीमेंट हो जाएगा वो, अगर अनसाउंड माइंड है पर्सन जिसके साथ हम अग्रीमेंट कर रहे हैं। तो सेकंड कैटेगरी उन लोगों की है जो नॉर्मली साउंड माइंड रहते हैं और ओकेजनली अनसाउंड होते हैं। तो उनके लिए ये डायरेक्शन है कि उनको नहीं करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट जब वो अनसाउंड माइंड है तब, क्योंकि अगर उस ड्यूरेशन में वो अग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, बिगनिंग से ही वॉइड रहेगा, जिसको हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं करा सकते। ठीक है, उसके बाद इसी में और पॉइंट्स दे रखे हैं कि अनसाउंड माइंड के जो केसेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, अनसाउंडनेस जो है वो कैसे कैसे अराइज होती है। तो इसमें सबसे पहले इडियोसी है। इडियोसी टर्म यूज होता है जो कि मतलब बाय बर्थ जिनकी जो मेंटल पावर होती है वो कम होती है। ठीक है, लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन की वजह से जो डिजीज होती है वो इडियोसी हो गई। ठीक है, फिर है इंसैनिटी या ल्यूनेसी, ये एक ब्रेन की डिजीज होती है, किसी भी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर हो सकती है। तो ये जो इडियोसी होती है वो बिगनिंग से ही होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ब्रेन डेवलप नहीं होता है। फिर थर्ड कैटेगरी में ड्रंकनेस है, ये टेम्परेरी इनकेपेसिटी है। जब पर्सन ड्रंकन होता है तब ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिफिकेशन एंड ऑल। ठीक है, हिप्नोटिज्म भी एक कैटेगरी में माना गया है कि ड्यूरिंग हिप्नोटिज्म अ पर्सन इज नॉट ऑफ साउंड माइंड, क्योंकि वो किसी और पर्सन एक आर्टिफिशियल स्लीप में होता है और उसकी स्लीप को कोई और पर्सन गाइड कर रहा होता है। तो इसलिए ड्यूरिंग हिप्नोटिज्म अ पर्सन इज, अगर कोई हिप्नोटाइज किसी को करके और उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा रहा है तो फिर वो आगे चलकर प्ली कर सकता है कि जिस टाइम पे उसने अग्रीमेंट साइन किया उस टाइम पे वो हिप्नोटाइज था। अगर वो ये प्रूफ कर सकता है तो फिर उस केस में ही कैन सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मेंटल डीके जो है ओल्ड, पांचवा जो कैटेगरी दे रखी है वो मेंटल डीके की दे रखी है, या जो कि ओल्ड एज से होती है कि आफ्टर सर्टेन एज जो कैपेसिटी है माइंड की वो कम होने लगती है। तो इसमें उस कैटेगरी के लोग हैं। तो ये 5 कैटेगरीज बताई गई हैं अनसाउंड माइंड की अंडर अ, वैसे बहुत सी देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेस जिसकी वजह से अनसाउंड माइंड हो सकता है, मगर ये 5 स्पेसिफाई की गई हैं अंडर द एक्ट। ठीक है, अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ तो उस अग्रीमेंट का वही इफेक्ट होगा जो इफेक्ट माइनर का होता है। यानी ये ऐसे अग्रीमेंट बिगनिंग से ही वॉइड होते हैं और इनको हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ठीक है, और अगर बेनिफिट्स कोई ड्राइव किए कोई पार्टी ने तो बेनिफिट्स भी रिस्टोर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आपको पहले से पता है कि हम अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं तो फिर आप खुद रिस्क ले रहे हैं, और अगर हमने उसको कुछ मनी या कुछ बेनिफिट्स एडवांस कर दिए हैं, दे दिए हैं, तो वो हम उससे वापस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो बिगनिंग से ही वॉइड होते हैं, उनके अगेंस्ट हम ऑपरेट नहीं करवा सकते हैं ऐसे एग्रीमेंट्स अगर वो ना चाहें। देखो माइनर है या अनसाउंड माइंड है जो कि अग्रीमेंट कर रहा है और बाद में पूरा कर देता है, तब तो कोई इन्फोर्समेंट की बात ही नहीं आती है। इन्फोर्समेंट की बात या कोर्ट की बात तो तब आती है जब पार्टीज अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करते हैं। तो अगर अनसाउंड माइंड पर्सन प्रॉमिस नहीं परफॉर्म कर रहा है तो दूसरी पार्टी कोर्ट की हेल्प लेके नहीं परफॉर्म करवा सकती है उससे। ठीक है, तो सच अग्रीमेंट्स आर वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग से ही वॉइड होते हैं और इनऑपरेटिव होते हैं उनके अगेंस्ट। एंड अगर बेनिफिट कोई दे दिया है उस पार्टी को जो अनसाउंड माइंड है तो उससे वापस भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड कैपेसिटी ऑफ पार्टी का सेकेंड पॉइंट था। पहला पॉइंट था कि माइनर नहीं होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और अनसाउंड माइंड को भी डिटेल में बताया गया है कि जिस टाइम पे अग्रीमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे अनसाउंड माइंड ना हो। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनको कि अलग अलग एक्ट में या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि ऐसे ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब जैसे इसमें पहला ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी हम उनको कहते हैं जो कि दूसरी कंट्री के सिटीजन होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर बिटवीन आवर कंट्री एंड देयर कंट्री। ठीक है, तो अगर कोई फॉरेन कंट्री के साथ किसी दूसरी कंट्री की वॉर चल रही है, तो वॉर के ड्यूरेशन में जो दूसरी कंट्री जिसके साथ वॉर चल रही है हमारी कंट्री की, उसके जो सिटीजन्स हैं उनको हम एलियन एनिमी बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे तो हम बिजनेस कर सकते हैं फॉरेनर्स के साथ, इंटरनेशनल ट्रेड्स होती है जहाँ पे जहाँ पे फॉरेन सिटीजन्स इन्वॉल्व होते हैं, मगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर के ड्यूरेशन में, जब तक कंडीशन फिर से पीसफुल ना हो जाए बिटवीन द टू कंट्रीज, उस ड्यूरेशन में हम किसी उस पर्टिकुलर कंट्री के जो सिटीजन्स होंगे उनके साथ अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो वो फिर इन्फोर्सिएबल नहीं होंगे। ठीक है, तो एलियन एनिमी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है फॉरेन सॉवरन और एम्बेसडर्स। दूसरी कंट्री के एम्बेसडर हमारी कंट्री में होते हैं, तो उनके अगेंस्ट ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत काम करें तो हम एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन प्रोसेस लंबा है, हम डायरेक्टली सीयू नहीं कर सकते हैं। पहले उनकी कंट्री की हमें अपनी कंट्री के गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट की परमिशन होगी कि कहाँ केस उसके अगेंस्ट चलेगा, तो हम डायरेक्टली उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जो ऑब्लिगेशन अराइज होंगी कॉन्ट्रैक्ट्स में, उनको पूरा करवाना डायरेक्टली हम उनके अगेंस्ट इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते। तो इसीलिए ये पॉइंट रख दिया गया है कि कॉशियस रहना चाहिए वाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद फॉरेन सॉवरेन्स और एम्बेसडर्स। फिर तीसरा पॉइंट है कॉन्विक्ट। ठीक है, जो कॉन्विक्ट होता है यानी कोई अगर गिल्टी ऑफ एनी चार्ज होता है, जिसको इम्प्रिजमेंट जिसके ऊपर डिसाइड हो जाता है और वो सजा काट रहा होता है, तो कैदी जो है होते हैं, जो कॉन्विक्ट्स जो होते हैं, वो अपने इम्प्रिजमेंट की ड्यूरेशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब वो फ्री हो जाएंगे, अपना इम्प्रिजमेंट का टर्म पूरा कर लेंगे, उसके बाद तो कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जिस टाइम पे वो इम्प्रिजमेंट में है उस टाइम पे दे बिकम इनकॉम्पिटेंट। तो अगर कोई कॉन्विक्ट है तो हमें उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो वो भी डिस्क्वालिफाइड है, कॉन्विक्ट इज ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। अब किसी के ऊपर केस चल रहा है और अभी उसके ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं हुआ है, तो तभी वो कॉन्विक्ट नहीं कहलाएगा, तब तो ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है। जब उसका जो भी इम्प्रिजमेंट है वो तय हो गया और वो अपने इम्प्रिजमेंट में है, तो उस ड्यूरेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म सेंटेंस, जब वो उसको रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है, व्हेन ही विल बी फ्री, तब कर सकता है। उसके बाद चौथा इसमें मेंशन है मैरिड विमेन। मैरिड विमेन के लिए ये है सिंपली कि अपने मतलब यहाँ पर मैरिड विमेन वाला पॉइंट, क्योंकि ये बहुत पुराने लॉज हैं, तो वहाँ पर ये है कि जहाँ पे विमेन जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी इन बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड ऑल, तो यहाँ पे पॉइंट मेन ये है कि विमेन जो है वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस नहीं ट्रांजैक्ट कर सकती हैं। मतलब फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट कंसिडर्ड एज वन। ठीक है, तो जो हस्बैंड की का बिजनेस है या उनकी प्रॉपर्टी है, उनके बिहाफ पर उनकी जो वाइफ है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकती, साइन नहीं कर सकती। अगर उसको उसके पास अथॉरिटी है कि उसको मैनेजर बनाया गया है बिजनेस का या ऐसा कुछ है, तब तो कर सकती है, बट अदरवाइज इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, वाइफ कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। अपनी उसकी खुद का बिजनेस है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड वो कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, दैट इज वैलिड, वो कर सकती है। इस पॉइंट में मेन बात ये कही गई है कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड के बिहाफ पे बिना अथॉरिटी के वाइफ नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसमें एक और पॉइंट्स है, इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट जब एडजुडिकेट हो जाता है इंसॉल्वेंट, तो उसको ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज मिलने में टाइम लगता है और उसमें सारी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर टेक ओवर कर लेता है। तो अब वो कुछ तरह के कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता है, कुछ तरह के कर सकता है। ठीक है, जो ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी उसको बोलेंगे उन कॉन्ट्रैक्ट में तो वो एंटर कर सकता है, मगर हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर नहीं कर सकता है। जैसे नई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, ठीक है, तो लेकिन पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा कर सकता है, या जो कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनसे कि कुछ पैसा आ सकता है और लाइबिलिटीज को कम किया जा सकता है, तो वो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर उसको डायरेक्ट करेंगे, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इंसॉल्वेंट पर्सन कर सकता है।
ठीक है, बट नॉट ऑल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए ये भी मेंशन है अंडर डिस्क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी नाम मेंशन है डिस्क्वालिफाइड में, इसलिए मेंशन है कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो भी उसको पावर्स कन्फर की हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने, बस उसी के अंदर वो एक्ट कर सकता है, बियॉन्ड दैट पावर इट कैन नॉट एक्ट। ऐसा नहीं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर सकते हैं, कंपनी तो बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी के नाम में, मगर यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द पावर गिवन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जैसे पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो एंटर नहीं कर सकता है कंपनी। ठीक है, तो पर्सनल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एंटर इनटू बाय द कंपनी बिकॉज इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो भी उसको मिले हैं राइट्स या पावर्स बाय द प्रोविजन ऑफ एक्ट बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ये इतना है रिलेटिंग टू कैपेसिटी ऑफ पार्टी, ये सारे पॉइंट कैपेसिटी ऑफ पार्टी से रिलेटेड है। मैम इसमें सेकंड वाला पॉइंट मैम एक बार फिर से बता दीजिए। सेकंड पॉइंट क्या था? फॉरेन एम्बेसडर्स एंड सॉवरेन एम्बेसडर्स जो हैं वो दूसरी कंट्री के ऑफिशियल्स होते हैं जो हमारी कंट्री में हैं अपने खुद के सिटीजन्स के राइट्स के लिए और उनको जो भी प्रोसीडिंग्स है उनको देखने के लिए। तो अगर कोई मान लो जैसे यहाँ पर अगर एम्बेसी है, यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मान लो यूएस की एम्बेसी है, ठीक है, तो अब यूएस के ऑफिशियल्स उस एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे होंगे, तो उनके साथ कोई इंडियन डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर हमको उनके अगेंस्ट कोई कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हो रहे हैं कि जहाँ पे हमें स्यू करने की बात आ रही है उस एम्बेसडर को, तो हम डायरेक्टली स्यू नहीं कर सकते हैं। उस केस में फिर हमें परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी, तब हम उनको कोर्ट में उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्टली उनको अपने खुद के इंडियन लीगल सिस्टम में उनको हम ड्रैग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये सब बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ऐसा नहीं कहा गया कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते उनके साथ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वो एंटर करते ही हैं, जैसे अपॉइंटमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो लोकल पर्सन को अपॉइंट करते हैं अपने क्या, तो कॉन्ट्रैक्ट वो एंटर करते हैं। मगर यहाँ पर बात ये कही गई है कि जो इंडियन नेशनल फॉरेन सॉवरेन या एम्बेसडर के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं तो उनको कॉशियस रहना पड़ेगा कि वो डायरेक्टली स्यू नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसीड बस यहाँ पे हम लोग क्योंकि इस डिस्क्वालिफिकेशन जो देख रहे हैं वो स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं देख रहे हैं, दोनों सेंस में देख रहे हैं कि एक तो बिल्कुल डिस्क्वालिफाइड है, दूसरा जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है कि हम उनके अगेंस्ट आसानी से कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं डायरेक्टली कोर्ट में जाके कि नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर अगर हम फॉरेन सॉवरेन या एम्बेसडर्स के साथ एंटर कर रहे हैं कोई एग्रीमेंट, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी, और प्रोसीडिंग में अब उनको वो भी पहले उनकी गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कौन सी गवर्नेंस जो है वो उसके अगेंस्ट अगर वो गिल्टी है या उसने ब्रीच कमिट की है एम्बेसडर ने, तो कौन उसको उसके अगेंस्ट जो केस होगा वो कहाँ होगा, इंडियन गवर्नमेंट के उसमें हो सकता है। तो ये आपस में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बिटवीन द कंट्रीज वो सब आ जाते हैं फिर। ठीक है, तो इसलिए ये बोला गया है कि वन शुड बी कॉशियस while entering into a contract with the foreign sovereign and ambassador। ये नहीं कहा गया है कि बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, राइट? तो इस पॉइंट में ये कहा गया है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो ये तो हो गया डिस्क्वालिफाइड पर्संस जिनके साथ हम अग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, या अगर कर सकते हैं तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ कॉशियस हमें रहना पड़ेगा। तो दिस इज अबाउट कैपेसिटी ऑफ पार्टी। मैम एक बार इंसॉल्वेंट वाला बता दीजिए। इंसॉल्वेंट पर्सन भी उसके वो भी सारे कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली नहीं कर सकता। जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो अब अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएगा, वो मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं सेल कर पाएगा। अब कौन सेल करेगा उसके बिहाफ पर? ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर का काम होता है, वो असेट्स को रियलाइज करके लाइबिलिटीज का पेमेंट करता है। तो फिर ये काम जो सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी और ये सब, क्योंकि इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया कि अब वो आगे बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकता, बहुत सारे उसके क्रेडिटर्स हो गए हैं जिनका पेमेंट करना है, लाइबिलिटीज वो पे नहीं कर पा रहा है, तो वो दिवालिया घोषित हो गया है, तो अब वो बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकता।
तो नॉर्मल बिजनेस से जो रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो नहीं कर सकता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट जिसकी उसको परमिशन दी है इंसॉल्वेंट ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर ने, वही कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकता है, ठीक है। नॉट ऑल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे Okay, ये ma'am. कहा कि वो कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकता है, इवन पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल नहीं कर सकता, क्योंकि इंसॉल्वेंसी के केस में अगर फर्म है या इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, तो उन केसेस में जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो भी अटैच हो जाती है अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो इवन पर्सनल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बिना बताए ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर को किसी को सेल कर दे, ऐसा वो नहीं कर सकता। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. मैम प्लीज जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो उनके मतलब वो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो अंडर अ कॉमन सील वर्क करती है और अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक करती है इन द नेम ऑफ कंपनी। लेकिन यहाँ पे बात क्या कही गई है कि हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट वो एंटर नहीं कर सकते हैं। उनको जो पावर्स और जैसे जो बिजनेस वो कंडक्ट करेंगे तो वो पूरा मेंशन होगा कि किस तरह का बिजनेस है, कितनी कैपिटल है। तो जो प्रोविजंस मेंशन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, अलग अलग क्लॉजेज हैं, नेम क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, तो बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट वो काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो कि ऑब्जेक्ट में मेंशन नहीं है। तो इनको पावर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की जॉइंट स्टॉक कंपनी को, लेकिन वो पावर इनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने दी है या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने दिया है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है, तो उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं ये अग्रीमेंट। कोई जो उसमें कहा गया है एक्टिविटीज करने के लिए, उसी से रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ऐसे अग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं जो पर्सनल नेचर के होते हैं, जैसे मैरिज है फॉर एग्जांपल। तो मैरिज अग्रीमेंट बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन नॉट एंटर इनटू मैरिज एग्रीमेंट। ओके मैम, थैंक यू। तो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटी ऑफ पार्टी। और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है।